नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईसी यूसी 3845 के बारे में। इस आईसी की पिन डिटेल, वर्किंग और टेस्टिंग किस तरह होती है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे कि सर जो 3845 आईसी होती है उसके बारे में बताइए कि उसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह है। तो इससे पहले मैं 3842, 3843 और 3842 आईसी करवा चुका हूँ, लेकिन जो 3845 आईसी है, ये जो PWM एक आईसी होती है जो कि 50 किलो हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी यानी जनरेट करती है, इसके बारे में करेंगे। सबसे ज़्यादा जो वाटेज कैपेसिटी है यूसी 38 सीरीज के अंदर वो है 3845 आईसी की। इसकी वाटेज कैपेसिटी जो काफ़ी अच्छी है और ये जो 50 किलो हर्ट्ज की क्लॉक जनरेट कर सकती है, जिससे आउटपुट या लोड अच्छे से काम करता है। तो इस आईसी के बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी और किस किस सेक्शन के अंदर इसको लगा सकते हैं। अगर ये पावर सप्लाई के अंदर या अडाप्टर के अंदर लगी हुई है तो किस तरह ये काम करेगी, किस तरह सर्किट को ऑपरेट करवाएगी और किस तरह सर्किट के साथ जुड़ी जाएगी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। यूसी 3845 आईसी जो कि 8 पिन की एक डिप आईसी होती है। सबसे पहले तो ये जो हार्डवेयर होता है वो किस तरह हमें मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा, यानी मार्केट के अंदर किस तरह हमें हार्डवेयर मिलेगा, यानी वो आईसी फिजिकल तौर पे किस तरह दिखाई देगी। तो ये आप देख सकते हैं, एक जो फिजिकल आईसी जो आपको मिलेगी वो इसी प्रकार की मिलेगी, बिल्कुल सेम। तो इसके ऊपर क्या होगा, एक साइड ये 4 पिन होगी और दूसरी साइड भी 4 पिन, टोटल ये 8 पिन की होगी। और इसके ऊपर यूसी 3845 मेंशन किया होगा, यूसी 3845 मेंशन किया होगा। और ये डबल साइड पिन इस तरह होगी, यानी 1 2, ये इस तरह 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है जी। और इसके ऊपर यूसी 3845 मेंशन किया जाएगा। तो ये होता है हार्डवेयर जो कि मार्केट के अंदर आपको अवेलेबल होगा, ठीक है जी। ये जो हार्डवेयर आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा वो सेम इसी प्रकार का होगा। अब इसकी अगर इसके ऊपर डॉट नहीं दिया गया, यहाँ पे कईयों के आईसी के डॉट दिया जाता है, जिससे पिन नंबर 1 की पहचान होती है। हमें पता लग जाता है कि वो पिन नंबर 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो 4 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड यहाँ पे होती है पिन नंबर 5, 6, 7 और 8, यानी 1 के ऑपोजिट लास्ट पिन होगी। तो इस आईसी की अगर किसी आईसी के ऊपर अगर डॉट नहीं दिया गया है, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। इस जो ये कट बना होता है ये आपने नीचे की साइड करना है, और नंबर जो होते हैं इस आईसी के वो अपनी साइड होनी चाहिए। यानी जिस तरह ये आईसी दिखाई दे रही है, इसको अगर मैं डाउन कर दूं बिल्कुल, तो राइट हैंड साइड की जो पहली पिन होती है, नीचे नीचे वाली, राइट हैंड साइड वाली बिल्कुल नीचे वाली पिन होगी, वो पिन नंबर 1 होती है। यानी जो ये कट दिया गया है, ये कट के अंदर या तो पहली पिन और लास्ट पिन दोनों दर्शाई जाती है, लेकिन जब कट को नीचे की साइड करेंगे तो राइट हैंड साइड जो आएगी वो पहली पिन आएगी, नीचे साइड राइट हैंड साइड, तो वो होती है पिन नंबर 1। तो जिस तरह इसके ऊपर कोई अगर डॉट नहीं दी गया तो पिन नंबर ये 1 है, फिर 2, फिर 3, 4, 4 के बिल्कुल अपोजिट पिन नंबर 5, 6, 7 और 8। इस तरह इसकी पिन्स बनी होगी। अब बात करेंगे ये पिन कौन कौन सी होती है उसके बारे में। तो जो पिन नंबर 1 होती है, ये कॉम्पोजिशन की पिन होती है। इसके ऊपर हम फीडबैक सिग्नल भी कंट्रोल करवा सकते हैं, और जो हमारा आउटपुट लोड है वो भी कंट्रोल करवा सकते हैं, और फ्रिक्वेंसी को हाई और लो यानी कंट्रोल करने के लिए इस पिन का यूज किया जाता है। पिन नंबर जो 2 है, ये हमारी वी फीडबैक की पिन बोलते हैं इसे, या VFB भी किसी के ऊपर लिखा होता है, यानी VFB यानी वोल्ट फीडबैक पिन, यानी ये हमारी फीडबैक पिन होती है। फीडबैक का मीन्स होता है कि जो ये आईसी आउटपुट देगी, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी जो ट्रांसफार्मर लगाता है, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग से जो वोल्ट जनरेट होकर सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएंगे, उस सेकेंडरी वाइंडिंग का फीडबैक जो है पिन नंबर 2 पे दिया जाता है, एक ऑप्टो कपलर आईसी लगाकर। ऑप्टो कपलर आईसी जो कि 817 भी हो सकती है,
या PC 817 भी हो सकती है, अलग अलग नंबर होते हैं। रिलेटिव ऑटो कपलर आईसी के द्वारा पिन नंबर 2 के ऊपर फीडबैक सिग्नल दिया जाएगा। पिन नंबर जो 3 होती है, ये होती है हमारी करंट सेंस की पिन। तो ये आईसी कौन सा करंट को सेंस करती है, जो हमारा यहाँ से जो फीडबैक यानी पिन नंबर 7 से सॉरी पिन नंबर 6 से जो वोल्ट आउट होके जो एक मॉसफेट लगा होगा, जो एक मॉसफेट लगा होगा उसके बेस पे ऊपर सप्लाई जाती है। वो मॉसफेट जो है ट्रांसफार्मर को कितना करंट प्रोवाइड करवा रहा है, यानी जो ट्रांसफार्मर लगा होगा उस ट्रांसफार्मर को ये मॉसफेट जो है कितना करंट प्रोवाइड करवा रहा है, उसका एक रजिस्टर लगा के पिन नंबर 3 के ऊपर वोल्ट सेंस दिया जाता है, जिससे ये आईसी सेंस करती है कि वो जो मॉसफेट लगा वो कितना करंट पास आउट कर रहा है। पिन नंबर जो 4 होती है, ये होती है आरटी और सीटी। आरटी मीन इसके ऊपर एक आरटी, आर मीन्स एक रजिस्टर, सीटी मीन एक कैपेसिटर। तो पिन नंबर 4 के ऊपर आरटी पिन होती है, ये इसके ऊपर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगाया जाता है। पिन नंबर 4 के द्वारा जो हमारा टाइमिंग सिस्टम होता है, जो क्लॉक जनरेट होती है, यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होकर पास आउट होती है, उसकी टाइमिंग को सेट करने के लिए या प्रोग्राम को सेट करने के लिए आरटी और सीटी पिन का प्रयोग किया जाता है। इस पिन के ऊपर एक रजिस्टर और एक पीएफ कैपेसिटर लगा के ग्राउंड कर दिया जाता है। पिन नंबर जो 5 है हमारी इस आईसी की, वो है GND यानी ग्राउंड पिन। यानी कोई भी अगर आईसी हो उसको ऑपरेट करवाने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, जो कि 5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट तक हो सकती है। तो किसी भी आईसी को ऑन करवाने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, यानी VCC और GND बोर्ड चाहिए। तो पिन नंबर 5 जो है इसकी GND यानी इसके ऊपर नेगेटिव सप्लाई दी जाएगी पिन नंबर 5 के ऊपर। पिन नंबर 6 जो है इस आईसी की आउटपुट की पिन है, यानी इससे वोल्ट आउट होंगे। जो भी आईसी फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगी, कोई भी क्लॉक फ्रिक्वेंसी जो भी जनरेट करेगी, वो पिन नंबर 6 से पास आउट करेगी। जो भी फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी, जिस लेवल पे भी होगी, जितने किलो हर्ट्ज की होगी, वो पिन नंबर 6 से आउट होगी। पिन नंबर जो 7 है वो हमारी VCC की पिन है। इसके ऊपर हम 12 वोल्ट से लेकर और 15 वोल्ट तक की सप्लाई दे सकते हैं। और पिन नंबर जो 8 है वो V रेफरेंस की पिन होती है। इस पिन के ऊपर जो वोल्ट आएंगे वो पिन नंबर 1 पे भी दिए जा सकते हैं और पिन नंबर 2 के ऊपर भी कंट्रोलिंग वोल्ट दिए जा सकते हैं, जो कि V रेफरेंस के रूप के अंदर हमारे को प्राप्त होंगे। तो पिन नंबर 8 जो है V रेफरेंस की वोल्ट की पिन होती है। तो ये है आईसी टोटल जो कि 3845 है, जिसकी पिन डिटेल है। अब बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन की, यानी इसके फीचर्स क्या है, इस आईसी कौन कौन से फीचर है, किस जगह पे इसको लगाया जा सकता है, इंटरनल इस आईसी का कौन कौन से फीचर होते हैं, और एप्लीकेट कौन कौन से है, यानी किस किस एप्लीकेशन के अंदर हम इसको लगा के ऑपरेट करवा सकते हैं। नंबर 1 जो इसके फीचर्स हैं, नंबर 1 लो स्टार्टअप करंट सिस्टम है, यानी ये कम वोल्ट के ऊपर भी हाई वोल्ट जनरेट करके हमारे सर्किट को ऑपरेट करवा सकती है। यानी अगर इनपुट सप्लाई कम और ज़्यादा होती रहेगी, लेकिन आउटपुट आपका फिक्स ही रहेगा इस सप्लाई का। ये क्योंकि ये स्विच मोड पावर सप्लाई के आधार पर ये काम करेगी, यानी इसके अंदर PWM सिस्टम लगा होता है, जिससे जो क्लॉक जनरेट होके आउट होगी वो फिक्स होगी, जिससे वोल्ट अगर आपको इस आईसी को अगर AC वोल्ट यानी इनपुट AC वोल्ट जो है DC में कन्वर्ट करने के बाद जो वोल्ट होते हैं, वैसे तो नॉर्मली 220 वोल्ट रहते हैं। अगर इनपुट वोल्ट 100 या 110 वोल्ट भी हो जाए तो भी ये आईसी परफेक्ट तरीके से काम करेगी। नंबर 1 क्योंकि इसके अंदर लो स्टार्टअप करंट सिस्टम इनबिल्ट तौर पर बना हुआ है। नंबर 2 ए मैक्सिमम ड्यूटी क्लम्प सिस्टम होता है, जिसके आधार पे ये काम करती है कि आउटपुट फिक्स ही रहेगा, इसके अंदर कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आता है। और इसके बाद UVLO यानी अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम, यानी इसके अंदर इंटरनल तौर पे सर्किट के अंदर जो आईसी के अंदर जो एक फैसिलिटी बनी है, ओवर वोल्ट लुकआउट सिस्टम, यानी ओवर वोल्ट और लुकआउट सिस्टम दोनों बने हुए हैं। अगर वोल्ट ओवर होने के बाद किस तरह ये आईसी उसको हैंडल करती है, उसको कंट्रोल करती है, वो भी सेक्शन इसके अंदर इंटरनल तौर के ऊपर बना हुआ है। और जो इसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो 500 किलो हर्ट्ज की है, यानी इसकी आउटपुट कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, जो कि 500 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है। और इसके अंदर टेम्परेचर जो सिस्टम है वो भी इंटरनल तौर पे लगाया गया है। हाई गेन एम्पलीफाई सिस्टम है, यानी ये सिग्नल लो सिग्नल को हाई सिग्नल में एम्पलीफाई यानी कन्वर्ट कर देती है।
करंट सेंस इसके अंदर इंटरनल तौर पे बना हुआ है जो कि कंपेरेटर का काम करता है। और हाई करंट पोल आउटपुट सिस्टम, यानी हाई करंट के लिए ये पास आउट होते हैं, यानी जो भी इससे आप सप्लाई तैयार कराओगे तो वो कम से कम 10 एम्पीयर का करंट पास आउट करेगी। और ऑफलाइन के लिए इसी भी आप यूज कर सकते हैं, और डीसी टू डीसी कन्वर्टर के लिए और एसएमपीएस के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं इस आईसी। अब बात करते हैं इस आईसी का कुछ जो इंटरनल सर्किट है उसके बारे में। तो ये आईसी का जो है इंटरनल सर्किट बना हुआ है, तो इसके अंदर जो रेफरेंस वोल्ट होते हैं वो है 5 वोल्ट। जो रेफरेंस वोल्ट है वो कितने हैं? 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्ट। और ओवर यूवीएलओ यानी ओवर वोल्ट लुकआउट सिस्टम और इनेबल पिन सिस्टम, ये ओवर वोल्ट के हिसाब से काम करता है। ओवर वोल्ट लुकआउट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक जीनर डायोड लगाया जाता है जो कि वीसीसी और जीएनडी के बीच में होता है। ठीक है जी, वीसीसी और जीएनडी के बीच में एक 34 वोल्ट का जीनर इंटरनल तौर पे लगा होता है, यानी 34 वोल्ट से ये अबव वोल्ट होंगे तो उसको शट डाउन कर देगा, यानी कट ऑफ कर देगा। और ये है हमारी वीसीसी की पिन जिसके ऊपर 12 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं। ये हमारी जीएनडी की पिन होती है। और ये है आरटी और सीटी की, जिससे ओसिलेटर सिस्टम कंट्रोल होता है, यानी टाइमिंग सिस्टम कंट्रोल होता है, जो कि पल्स जनरेट करने में टाइमिंग का काम करती है। और यह वीएफबी यानी फीडबैक की पिन होती है, वोल्ट फीडबैक की। ये जो वोल्ट फीडबैक की पिन होती है ये इंटरनल तौर पर एरर एम्पलीफायर जो सिस्टम बना होता है, एरर एम्पलीफायर सिस्टम, उसके साथ जुड़ी होती है। अगर इसके ऊपर कोई भी शॉर्ट सर्किट या कोई ओवर वोल्ट या लो वोल्ट का कोई भी मैसेज यानी ये गेन करता है तो एरर एम्पलीफायर को ये सिग्नल देता है, जिससे इंटरनल तौर पर एरर एम्पलीफाई ऑन होकर पीडब्ल्यूएम जो कंपेरेटर होता है वो ऑन होके एस और आर सिस्टम को ये यहाँ पे हाई और लो यानी ऑन या ऑफ के लिए सिग्नल ट्रांसफर करता है, जिससे ये मॉसफेट ऑफ हो जाते हैं और आउटपुट हमारा बंद हो जाता है। और ये हमारी कॉम्पोजिशन की पिन, इसको मैंने बता दिया कि ये एरर एम्पलीफायर के साथ मिलकर जो कि पीडब्ल्यूएम और कंपेरेटर के साथ मिलकर आउटपुट के रूप में काम करती है। ये होती है करंट सेंस की पिन। करंट सेंस जो हमारा होता है वो भी हमारा जो पीडब्ल्यूएम कंपेरेटर है उसके साथ ही जुड़ा होता है, जिससे अगर कोई भी करंट सेंस के अंदर कोई भी फ्रिक्वेंसी के अंदर चेंजेस आती है तो वो ही एस और आर सिस्टम जो हमारा लैच सिस्टम बना होता है पीडब्ल्यू का, उसके आधार पे ये काम करती है कि वो सिग्नल को हाई करना है कि लो करना है। अगर किसी कारण करंट कम हो जाए तो ये अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता है, अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो तो कम भी करता है, मीन्स कंट्रोलिंग का काम करता है। तो ये होता है हमारा एक ड्राइवर जो कि दोनों मॉसफेट जो इंटरनल तौर पे दो ट्रांजिस्टर लगे सॉरी उनको ऑन करता है। दोनों ये एनपीएन ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, इंटरनल तौर पर एक सिग्नल को हाई करता है और एक सिग्नल लो लेता है, यानी यहाँ से जो सिग्नल पास आउट होगा तो यहाँ से एक सिग्नल जो पास आउट होगा यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, एक बार यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लो होगी और एक बार हाई, एक बार लो और एक बार हाई। लो करने के लिए इस ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, हाई करने के लिए इस ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। जब ये दोनों ट्रांजिस्टर पल्स जनरेट करते हैं हाई और लो की, जब इसके ऊपर ऑन और ऑफ की सिग्नल दिया जाता है तो यहाँ पे पल्स जो आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होती है वो एक बार हाई एक बार लो पल्स प्राप्त होती है। वही पल्स हम आगे जाके मॉसफेट को ऑपरेट करवाते हैं, मॉसफेट के गेट पे दी जाती है, जिससे मॉसफेट ऑन होके आगे मेन जो एसएम ट्रांसफॉर्मर लगा था उसको ऑन करता है। तो यह है इंटरनल इसे इसका। ठीक है जी, अब बात करेंगे इसको सर्किट के अंदर किस तरह लगा के इसको यूज किया गया। तो ये जो सर्किट बना हुआ है ये आप देख सकते हैं, छोटा सा एक सर्किट बना हुआ है। तो इस सर्किट के अंदर जो हमारी ये 3845 आईसी लगाई गई है, ये 3845 आईसी। तो इसको आप 3842 भी, 3845, 3843 ये सभी आईसी सेम है, आप लगा सकते हैं, लेकिन इनकी वाटेज कैपेसिटी के अंदर अंतर आता जाएगा। जैसे 2842 लगा रहे हो तो उसकी वाटेज कैपेसिटी कम है, 3842 लगा रहे हो तो उसकी वाटेज कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है, 3843 की ज़्यादा, और 3845 की जो 500 किलो हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है वो जनरेट करती है सबसे हाईएस्ट। तो ये है इस तरह ये आईसी है, लगभग ये दोनों सभी आईसी सेम होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इस सर्किट के अंदर किस तरह जोड़ा गया, जो मैं बात कर रहा हूँ ये आउटपुट की। तो आउटपुट के अंदर ये एक रजिस्टर लगा के इस जो हमारा ये लगा हुआ है यहाँ पे मॉसफेट, इस मॉसफेट को ऑन करना है इस आईसी, यानी यहाँ पे जो हाई और लो की फ्रिक्वेंसी जाएगी वो इस मॉसफेट के गेट पे जाएगी। तो ये जो मॉसफेट लगा एक टाइम के लिए
ये ऑन होगा और एक टाइम के लिए ऑफ होगा। यानी एक टाइम के लिए जब ये ऑफ होगा तो फ्रिक्वेंसी लो आएगी, जब ये ऑन होगा तो फ्रिक्वेंसी हाई होगी, फिर ऑफ होगा तो लो होगी। जब ये साइकिल एक सेकंड का 50 साइकिल पर सेकंड के हिसाब से काम करेगा, तब हमारे यहाँ से हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी एसएम ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए। जो यहाँ से डायरेक्ट जाएगी ये सप्लाई एसएम ट्रांसफार्मर के ऊपर, और इसका दूसरा हिस्सा जो सोर्स पॉइंट है वो ग्राउंड किया गया। जब ये फ्रिक्वेंसी इसके ऊपर दी जाएगी तब ये एसएम ट्रांसफार्मर ऑन हो जाएगा, क्योंकि एक साइड एसएम ट्रांसफार्मर के डायरेक्ट पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है, दूसरी साइड इसके फ्रिक्वेंसी मिलने के बाद दूसरे सिरे पर जब फ्रिक्वेंसी मिलेगी तो ये एसएम ट्रांसफार्मर ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ये सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्ट पास आउट करेगा। उसके बाद एक डायोड लगा के हम उस मेन एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि 12 वोल्ट भी हो सकती है, 5 वोल्ट भी हो सकती है, 30 वोल्ट भी हो सकती है, 15 वोल्ट भी हो सकती है, वो डिपेंड टू सर्किट है। ठीक है जी। इस जगह पे जो वोल्ट डीसी पास आउट करवाए गए हैं वो है 12 वोल्ट और 4 एम्पीयर। अब बात करते हैं इसकी फीडबैक की। जो ये करंट पास आउट होगा, जब ये यहाँ पर 12 वोल्ट और 4 एम्पीयर का करंट पास आउट होगा, तो वो करंट जो वोल्टेज है वो हमारे एक रजिस्टर के माध्यम से ऑप्टो कपलर की आईसी के ऊपर आएंगे, और ऑप्टो कपलर की आईसी की दूसरी पिन के ऊपर TL 431 लगा के उसको ग्राउंड किया गया। जब TL 31 आईसी वोल्ट को सेंस करेगी कि वोल्ट के अंदर अगर 12 वोल्ट पे सेट किया गया है, अगर उसके वोल्ट कम हो गए या एकदम ज्यादा हो गए या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तब ये TL जो 431 आईसी है यहाँ से सिग्नल पास आउट करती है, जिससे ये हमारी ऑप्टो कपलर आईसी ऑन हो जाती है। ऑन होने के बाद जो एमीटर वोल्ट होते हैं, जो एमीटर वोल्ट है वो ट्रांसफर हो जाएंगे कलेक्टर पिन के ऊपर, और कलेक्टर पिन के डायरेक्ट वोल्ट जाएंगे हमारे फीडबैक के ऊपर। सॉरी, जो कलेक्टर के वोल्ट है, जो कलेक्टर वोल्ट है वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे। जब इसका सिग्नल इसको हाई मिलेगा तो ये ड्रॉप आउट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो यहाँ से वोल्ट पहले नेगेटिव जा रहे थे वहां पे जाएंगे हाई वोल्ट। ये जब हाई वोल्ट जाएंगे हमारी फीडबैक की पिन के ऊपर, यहाँ से फीडबैक की पिन के ऊपर जाएंगे, जिससे इस आईसी को पता लगेगा कि आउटपुट में कोई शॉर्टिंग हुई है, जिसके कारण ये फीडबैक सिग्नल मिलते ही ये हमारा जो आउटपुट सिस्टम होता है उसको ऑफ कर देगा। ऑफ होने के बाद ये मॉसफेट ऑफ होगा, जिससे ये एसएम ट्रांसफार्मर ऑफ होगा, और हमारा आउटपुट है जो वो ऑफ हो जाएगा, जिसके कारण कोई भी हमारा शॉर्ट सर्किट आगे हुआ है जो वो ब्लास्ट नहीं होगा या बर्न नहीं होगा। तो ये होता है फीडबैक का काम, जो कि एक ऑप्टो कपलर आईसी, एक इसके साथ कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं फीडबैक के लिए, एक तो ये मेन होते हैं TL 431 और एक ऑप्टो कपलर आईसी। जब भी फीडबैक सिग्नल दिया जाता है किसी भी आईसी को, तो बेसिकली लगभग 90% 95% तक ऑप्टो कपलर और TL 431 आईसी का प्रयोग करके ही किया जाता है। इनका कम्युनिकेट जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, और ये आउटपुट को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करके ऑप्टो कपलर को ऑपरेट करवाती है, जिससे फीडबैक सिग्नल आईसी को मिलने के बाद आईसी ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद कर देती है। अब बात करेंगे करंट सेंस की पिन के बारे में, ये होगी 2 नंबर और ये हमारी आउटपुट होगी। अब बात करेंगे करंट सेंस की। ये जो करंट सेंस है कहाँ से करेगी? करंट सेंस के लिए डायरेक्ट एक रजिस्टर लगाकर, और जो हमारा ये है मॉसफेट लगा होता है जिसको पल्स जनरेट करवाता है, उससे करंट को सेंस किया जाता है कि वो कितनी पल्स जनरेट करके एसएम ट्रांसफार्मर को भेज रहा है, जिससे ये करंट को सेंस करता रहेगा। उसी हिसाब से इसके अंदर इंटरनल तौर पर जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती रहेगी, जो कि आउटपुट को मिलती रहेगी, तो आउटपुट उसी हिसाब से फ्रिक्वेंसी को जनरेट करके एसएम ट्रांसफार्मर को देता रहेगा। तो ये हमारी करंट सेंस की पिन। पिन नंबर 6 होगी, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 जो हमारी RT और CT की पिन है। इसके ऊपर एक तो PF ग्राउंड किया जाता है और एक रजिस्टर लगाई जाती है जिसे RT और CT बोला जाता है, जिससे टाइमिंग को परफेक्ट किया जाता है। RT इसको आउटपुट की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको फिक्स करने के लिए, या टाइमिंग को सेट करने के लिए, या प्रोग्राम को सेट करने के लिए RT और CT पिन का प्रयोग किया जाता है, जिसके ऊपर एक रजिस्टर और एक PF कैपेसिटर लगा के ग्राउंड कर दिया जाता है। पिन नंबर जो 5 है ये हमारी 5 नंबर पिन है, जो कि ग्राउंड होती है डायरेक्ट सर के साथ। पिन नंबर जो 1 है ये कंपोजिशन पिन होती है, उसके ऊपर फीडबैक 2 ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। एक तो ये है हमारा
PNPN ट्रांजिस्टर, PNP, और एक होता है NPN ट्रांजिस्टर। ये दोनों ट्रांजिस्टर एक तरह का ड्राइवर का काम करते हैं आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए। ये इसके पिन के ऊपर फीडबैक सिग्नल देते हैं, जिससे ये हमारी जो आउटपुट है पिन नंबर 6, यहाँ से फ्रिक्वेंसी अच्छे से प्लस टाइमिंग अच्छे से पास आउट होती रहती है। अगर इन दोनों ड्राइवर में अगर कोई भी गड़बड़ आ जाती है या कोई दिक्कत आ जाती है तो RT और CT पिन इसके साथ ही जुड़ी होती है, जिससे ये सिग्नल को एक्सेप्ट करके हाई और लो सिग्नल को जनरेट करके हमारी वी रेफरेंस पिन को वापस पिन नंबर 8 पे सॉरी वी रेफरेंस जो पिन के वोल्ट है वो PNP ट्रांजिस्टर के बेस पे दिए जाते हैं, जिससे ये भी ट्रांजिस्टर ऑन होता है। और जो हमारी कंपोजिशन की पिन होती है और प्लस फीडबैक का जो एक रजिस्टर लगा के फीडबैक के ऊपर दिया गया वो काम करता है तब जब आउटपुट के अंदर फ्रिक्वेंसी या जो टाइमिंग सिस्टम के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो ये दोनों ही NP और PNP ट्रांजिस्टर स्विचिंग करके उसको यानी सही करते हैं या करेक्ट टाइमिंग और करेक्ट क्लॉक रखते हैं। अगर ये दोनों ट्रांजिस्टर भी खराब हो जाए तो भी आपकी जो ये IC 38 वाली ये काम हमारी नहीं करेगी। और ये जो वी रेफरेंस के जो पॉजिटिव के 5 वोल्ट होते हैं ये इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए रखा जाता है, जो कि PNP ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, जब तक इसके ऊपर पॉजिटिव वोल्ट रहेंगे तब तक ये ऑफ रहेगा। जब भी यहाँ से वोल्ट जीरो हो जाएंगे, लो वोल्ट होंगे, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होके सिग्नल को पास आउट करेगा फीडबैक के लिए और कंपोजिशन के लिए। तो ये है हमारा सर्किट। अब बात करते हैं इस सर्किट को चेक करने के लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है 38 जिस सर्किट के अंदर लगाई गई है, अगर वो काम नहीं कर रही है तो उसको किस तरह चेक करेंगे। सर्किट के अंदर मेजर कौन कौन से पार्ट्स है जिनको हमने चेक करना है अगर SMPS काम नहीं कर रही है। तो सबसे पहले तो इसको चेक करने के लिए जो जीनर डायोड लगाता है, ये कंट्रोलिंग वोल्ट जीनर डायोड है, एक 4148 है यानी 41 से 48 है, और एक 8 वोल्ट से लेकर 11 वोल्ट का जीनर डायोड लगाता है पिन नंबर 7 और 6 के बीच में, और पिन नंबर 6 और 5 के बीच में ये दो जीनर डायोड लगे हैं। सबसे पहले इनको आपने चेक करना है। अगर ये शॉर्ट है यानी बीप की आवाज आ रही है तो इनको आपने चेंज करना है, नंबर 1। नंबर दूसरा होता है ये दो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, एक PNP है और एक NPN ट्रांजिस्टर, इनको भी आपने चेक करना है। अगर ये सही है तो लास्ट में आती है हमारे IC। अगर IC ओके है तो ये आएगा MOSFET। तो मेजर इसके जो है लगभग ये 4 से 5 ही कंपोनेंट होते हैं जो हाई पावर के अंदर काम करते हैं, और खराब होने का चांस इनका ही सबसे ज्यादा होता है। अगर MOSFET किसी कारण खराब होता है तो ये भी IC खराब हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसको खराब होने से बचाने के लिए यहाँ पे एक 10 ओम की रजिस्टर लगाई जाती है एज ए फ्यूजिबल। अगर इस MOSFET के अंदर कोई भी शॉर्टिंग होती है तो ये रजिस्टर बर्न होके जो ओपन हो जाती है, जिससे क्या हमारा वापस सिग्नल आउटपुट तक नहीं पहुंचता जो कि IC लगी है उसके तक, जिससे ये IC खराब नहीं होती। तो बिल्कुल सिंपल से इसके जो कॉमन कॉमन से पार्ट है, एक तो आपने ओम के रजिस्टर को चेक करना है, और एक MOSFET को, दो ये जीनर डायोड है, और दो ये ट्रांजिस्टर हो गए, और एक IC होगी। ये मेजर लगभग 1 2 3 4 5 6 और 7 कंपोनेंट है जिनको आपने चेक करना है जब आपकी SMPS ऑपरेट नहीं हो रही है, आउटपुट नहीं। अब बात करते हैं इस IC को चेक करने का मेथड क्या है। अगर ये IC खराब है या सही है, इस IC को किस तरह चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमें इंटरनल जो सर्किट बना हुआ है उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो इसको चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। ये हमने दो ट्रांजिस्टर को चेक करना है शॉर्ट के लिए। तो इनको चेक करने का मेथड क्या है, पिन नंबर जो हमारी आउटपुट पिन है पिन नंबर 6 ये होगी, और एक GND पिन पिन नंबर 5 और VCC पिन नंबर 7। इनके बीच में पिन नंबर 6 और 7 के बीच में मल्टीमीटर को लगाएंगे और मल्टीमीटर को बीप की रेंज के अंदर सेट करेंगे, और पिन नंबर 6 और पिन नंबर 5 के ऊपर भी एक प्रोब लगाएंगे, मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट करेंगे। इन दोनों कंडीशन के अंदर बीप लगाने ये प्रोब लगाने के बाद किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर बीप नहीं आनी चाहिए। अगर बीप आ रही है तो ये IC खराब है, अगर बीप नहीं आ रही सही है बिल्कुल ये, तो आप इस IC को प्रयोग कर सकते हैं। अगर बीप आ रही है दोनों पिन के अंदर या किसी एक पिन के अंदर तो ये IC खराब है। तो ये तो है बिल्कुल सिंपल सा मेथड IC को चेक करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।